हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले टूल्स एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क है वो अब हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। तो ये अटैकर्स को भी पता है, अटैकर्स भी जानते हैं कि बहुत इजीली अब वो इंटरनेट को एक्सेस करके अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, और उनको भी इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क्स का थॉरो नॉलेज हो चुका है। तो वो कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं जिसका यूज़ करके वो अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है इनिशियल अनकवरिंग। तो इनिशियल अनकवरिंग का मतलब ये होता है कि जब हम बेसिकली सारी इनिशियल फेज में हम क्या कर रहे हैं कि जिस पर भी जो विक्टिम है, जिस पर हम अटैक परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ कहाँ उसके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और उन वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके अटैक परफॉर्म करें। तो इनिशियल अनकवरिंग की फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है रिकनेंस। तो रिकरेंस के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो पहले देखें, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि रिकरेंस के अंदर में हम करते क्या हैं। तो बेसिकली रिकरेंस के अंदर में हम अटैकर जो है वो गैदर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसको मिल सके उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट स्टेप जो होती है इसकी, उसके अंदर में अटैकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो उसने रिकरेंस से गैदर की उसको अनकवर करने की कोशिश करता है, और जो कंप्यूटर इंटरनल नेटवर्क है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। सेकंड स्टेज आती है अटैक की, वो होती है नेटवर्क प्रॉप्स। नेटवर्क प्रॉप के केस में पिंग स्वैप का यूज़ किया जाता है। पिंग स्वैप मतलब हम सिंपली किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर नेटवर्क है तो उसको यूजिंग पिंग स्वैप हम क्या करते हैं कि उसको स्कैन करते हैं। उस नेटवर्क में ये देखते हैं कि कौन कौन से नोड जो है वो अभी एक्टिव स्टेट में है, और एक बार आप ऐसे नोड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कि एक्टिव स्टेट में है, फिर उन नोड्स के ऊपर पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म की जाती है, पोर्ट स्कैनिंग टूल्स का यूज़ करके, ताकि पता चल सके कि किस पर्टिकुलर नोड पे कौन कौन सी प्रोसेस रन हो रही है और किस प्रोसेस को एज अ वल्नरेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में इज क्रॉसिंग द लाइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, इट इज ई क्राइम। इस स्टेप में अब जो अटैकर है वो अटैक परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करता है जो होल्स उसको मिल रहे हैं सिस्टम के अंदर में उनको। फोर्थ स्टेप में इज कैप्चरिंग द नेटवर्क। एक बार वो अटैक परफॉर्म जो करता है तो उसमें सबसे मेन काम वो करता है कि नेटवर्क को कैप्चर करने की कोशिश करता है, उस पर उसको ऑन करने की कोशिश करता है। एक बार अगर उसके पास में गेन अटैकर ने गेन कर लिया नेटवर्क को, उसके सारे कंट्रोल्स अपने पास अगर गेन कर लिए, तो उसके बाद में आसान हो जाता है उसको आगे के स्टेप्स में, जो कि हमारी फिफ्थ स्टेप है, दैट इज ग्रैब द डेटा। इस इस स्टेप के अंदर में क्या करता है, एक बार उसने जब कैप्चर कर लिया नेटवर्क, तो फिर अटैकर क्या करता है, उसका एडवांटेज, उसकी जो पोजीशन है उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, और जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कस्टमर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, वेब पेजेस हैं, उनको स्टील करने की कोशिश करता है, चुराने की कोशिश करता है, और इवन दूसरी साइड्स पर अटैक्स भी परफॉर्म करने के लिए आपका नेटवर्क का यूज़ कर सकता है। लास्ट स्टेप जो होती है इसकी, वो होती है कवरिंग ट्रैक्स। ये इस स्टेप के अंदर में क्या होता है कि अब ये इसने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है नेटवर्क पे, वो अपना एक फुटप्रिंट छोड़ता हुआ आया है। तो अगर वो फुटप्रिंट को उन फुटप्रिंट्स को अगर वो कवर नहीं करेगा, तो जो भी पता लगाना चाहेंगे कि अटैक कहाँ से परफॉर्म हुआ, उनके लिए वो ईजी हो जाता है उन फुटप्रिंट्स का यूज़ करके अटैकर तक पहुँचना। इसलिए लास्ट स्टेप में वो ये करता है कि जो फुटप्रिंट्स हैं उसके उनको कवर करने का काम करता है, ताकि कोई उस तक आगे पहुँच ना सके। इसके अंदर कुछ टूल्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, उनमें से फर्स्ट रहता है प्रॉक्सी सर्वर और एनोनिमाइजर्स। तो जो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एक इंटरमीडिएटरी कंप्यूटर होता है, या हम कह सकते हैं एक नेटवर्क पर एक इंटरमीडिएट कंप्यूटर होता है, जो कि दो नोड्स के बीच में या कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो मेन सिस्टम है हमारा, उसको एक पर्दे के पीछे रखें, मतलब सामने सीधे आपका मेन सिस्टम जो है वो ही सीधे विजिबल ना हो। दूसरा,
प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग कैशिंग की मदद से। प्रॉक्सी सर्वर जो है कैशिंग करके रखता है ताकि रिसोर्सेज जो है उनको एक्सेस हम स्पीडली कर सकें। कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं जो अनवांटेड कंटेंट्स को फिल्टर करने का काम भी करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुआ। प्रॉक्सी सर्वर्स जो हैं कैन बी यूज्ड एज आईपी एड्रेस मल्टीप्लेक्सर्स आल्सो, जिसके अंदर में आपके पास में अगर एक आईपी एड्रेस है और आप उस आईपी एड्रेस को मल्टीपल सिस्टम्स पर उस आईपी एड्रेस की मदद से मल्टीपल सिस्टम्स को नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर एक प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हैं। एनोनिमाइजर और एन anonymous proxy एक ऐसा टूल है दैट अटेम्प्ट्स टू मेक एक्टिविटीज ऑन इंटरनेट अनट्रेसेबल। मतलब आप अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और एनोनिमाइजर का यूज़ करते हैं तो आप अनट्रेसेबल होते हैं कि आपने कोई एक्टिविटी जो परफॉर्म करी हो कि कोई इसको ट्रेस नहीं कर पाता। इट एक्सेस द इंटरनेट ऑन द यूजर्स बिहाफ, यूजर के बिहाफ पे इंटरनेट को एक्सेस करता है और प्रोटेक्ट्स द पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय हाइडिंग द सोर्स कंप्यूटर्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एक प्रोसेस के अंदर में आती है वो थी फिशिंग। तो फिशिंग इज अ फेक और फॉल्स ईमेल व्हिच कैन इन्फेक्ट सिस्टम विद इन एडिशंस टू स्टीलिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल डेटा। एक तरीके का फॉल्स ईमेल होता है जो कि सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई यूज़र उसको एक्सेस करता है उस मेल को तो उसका नेटवर्क पे या उसके सिस्टम पर ईमेल के थ्रू आप कई सारे अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। फिशिंग वर्क कैसे करती है? तो फिशिंग परफॉर्म करने वालों को हम बोलते हैं फिशर्स। तो फिशर्स वर्क इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले वो प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं कि टारगेट कौन सा है, किसके ऊपर हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसका सेटअप किया जाता है जिसमें कि हम मेथड्स क्रिएट करते हैं किसी तरीके से जो मैसेज है वो डिलीवर किया जा सके उस विक्टिम के पास तक। थर्ड स्टेप में अटैक परफॉर्म किया जाता है जिसके अंदर हम एक अच्छा सा एक मैसेज क्रिएट करते हैं जो कि अट्रैक्ट करे विक्टिम को और जो लिंक है या जो तरीके से फिशिंग परफॉर्म की जा रही है उस तक वो विक्टिम को अट्रैक्ट करके ला सके। एक बार विक्टिम अगर आ गया झांसे में आ जाता है तो उसके बाद में फिर कलेक्शन होता है। जो भी रिकॉर्ड्स और जो इन्फॉर्मेशन है उस विक्टिम के बारे में उसको कलेक्ट किया जाता है, जो कि फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप के अंदर में आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड परफॉर्म करता है जिसके अंदर में उस विक्टिम की आइडेंटिटी को चुराकर फ्रॉड वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो है जो मैं आपको अलग से बना के दूंगा। उसके अंदर में डिटेल प्रोसेसेस क्या होती है फिशिंग की और क्या क्या किस तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट किया जाता है उस पर एक डिटेल वीडियो हम देखेंगे। नेक्स्ट तरीका होता है अटैक परफॉर्म करने का पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग का मतलब होता है रिकवरिंग पासवर्ड फ्रॉम डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस में जो पासवर्ड्स वगैरह हैं उनको रिकवर करना। सबसे ज़्यादा ईजियर तो ये रहता है कि कुछ यूज़र जो होते हैं वो पासवर्ड कुछ इस तरीके से रखते हैं कि वो इजीली गैस किए जा सकते हैं। तो अटैकर्स को जनरली पहले प्रोसेस यही करते हैं कि गैस करने की कोशिश करते हैं कि पासवर्ड होगा क्या, जिसमें कुछ टाइप के पासवर्ड जैसा ब्लैंक हुआ कि हमने कोई पासवर्ड ही ऐड नहीं किया उसमें। फिर वर्ड्स लाइक पासवर्ड, पासवर्ड या एडमिन, एडमिन अकाउंट है तो एडमिन ने उसका पासवर्ड रख दिया। पासवर्ड की जगह हमने पासवर्ड ही पासवर्ड डाल के रखा हुआ है। और तीसरा टाइप का पासवर्ड लोग रखते हैं जो है क्यूरिटी कीबोर्ड जो हमारा होता है, क्यूरिटी कीबोर्ड के कीज़ का सीक्वेंस, जैसे QWERTY हो गया या ASDF हो गया, XZCB हो गया। ये कुछ टाइप के की के जो सीक्वेंस है वो यूज़ किए जाते हैं। चौथा यूज़र्स नेम और लॉगिन नेम। जो यूज़र नेम है वही पासवर्ड है। नेम ऑफ यूज़र, फ्रेंड्स, रिलेटिव और पेट। अपना किसी दोस्त का नाम रख लिया, किसी रिलेटिव का नाम रख लिया या कोई घर में पेट है तो उसका नाम रख लिया। बर्थ की प्लेस, यूज़र अपने बर्थ की प्लेस या डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं या किसी फ्रेंड या रिलेटिव की डेट ऑफ बर्थ या प्लेस रख सकता है। व्हीकल का नंबर, मोबाइल का नंबर, आपके आधार कार्ड का नंबर, ये कुछ चीज़ें हैं जो पासवर्ड में जनरली लोग रख लेते हैं। फेवरेट सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो हैं या आइकॉन्स जिनको आपको यूज़र मान रहा है तो वो उसके नाम से ही पासवर्ड बना लेता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें अगर ये अटैकर को पता चल जाए कि क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वो गेन कर रहा है यूजिंग रिकनेंस, उससे वो पता करता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन को आप आइडल मानते हैं, कौन फेवरेट एक्टर है या आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई वो करता है यूजिंग रिकनेंस।
तो फिर उनको वन बाय वन अप्लाई करके कोशिश की जाती है कि वो पासवर्ड क्रैक हो सके। 9th पे में जनरली फिर और क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये करते हैं उसके अंदर में कि 1 आगे या कोई नंबर ऐड कर दिया आगे या पीछे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एडमिन नाम है तो एडमिन 1 इज द पासवर्ड, या 1 एडमिन इज द पासवर्ड। तो लॉगिन मेरा एडमिन था, उसका पासवर्ड मैंने बना दिया एडमिन 1। तो बहुत इजीली गेस किया जा सकता है, इस तरीके का यूज़ करके भी पासवर्ड क्रैकिंग की जाती है। अब ऑनलाइन अटैक और ऑफलाइन अटैक, ये दो टाइप के अटैक्स होते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन अटैक इज मैन इन द मिडिल अटैक, जिसके अंदर में एक पर्सन जो है वो यूज़र और सर्वर दोनों के बीच में नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो जाता है, और जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रॉम यूज़र टू सर्वर उसको स्नीप करता रहता है यूजिंग ईवसड्रॉपिंग। मैन इन द मिडिल अटैक को हम बकेट ब्रिगेड अटैक भी बोलते हैं और या जेनस अटैक भी बोलते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन अटैक की अगर हम बात करें, ये ऑनलाइन अटैक हमने देखे मैन इन द मिडिल अटैक। ऑफलाइन अटैक की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन अटैक यूजुअली रिक्वायर्स फिजिकल एक्सेस टू द कंप्यूटर, जिसके अंदर में आप किसी इंडिविजुअल के कंप्यूटर का फिजिकल एक्सेस आपको रिक्वायर्ड होता है, और फिर आप पेन ड्राइव वगैरह या कुछ कार्ड रीडर्स की हेल्प से आप उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग, वीक और रैंडम पासवर्ड्स की। तो अ वीक पासवर्ड इज वन विच कुड बी इजीली गेस्ड, क्योंकि हमने ऊपर कुछ पासवर्ड देखे जो कि वीक पासवर्ड है और आसानी से गेस किए जा सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ें रखते हैं लोग उसमें। और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की, तो इज लॉन्ग इनफ, रैंडम और अदरवाइज डिफिकल्ट टू गैस। मतलब उसको डिफिकल्ट होता है गैस करना, काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा पासवर्ड होता है ये, और रैंडम होता है, किसी मतलब नाम वगैरह उसमें यूज़ नहीं किया जाता। रैंडम पासवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो रैंडम पासवर्ड इज stronger if it includes mix of upper and lower case letters, numbers and other symbols when allowed for the same number of characters। मतलब आप रैंडम पासवर्ड की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है, मिक्स लेटर्स होते हैं, अपर केस लोअर केस, नंबर्स का कुछ सिंबल्स का मिक्सचर होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रैंडम पासवर्ड। द जनरल गाइडलाइन एप्लीकेबल टू पासवर्ड पॉलिसीज आर, कि आप क्या क्या आपको होना चाहिए। तो वो मेनली हम ये रखते हैं कि उसकी लेंथ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स या उससे ज़्यादा की होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर एक अपर केस होना ही चाहिए। उसके अलावा हम सिम्बॉल्स ऐड करते हैं उसके अंदर, तो सिम्बॉल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसीज़ होती है जो कि जनरली क्रिएट की जाती है टू क्रिएट अ रैंडम पासवर्ड। नेक्स्ट थिंग इज की लॉगर्स एंड स्पाईवेयर्स। की लॉगर और स्पाईवेयर क्या होते हैं? तो की स्ट्रोक लॉगिंग प्रैक्टिस of noting the key struck on a keyboard is known as keylogger. Keystroke logger or keylogger is quicker and easier way to capturing the password and monitoring the victim's IT savvy behavior. keylogger के केस में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होता है, एक प्रोग्राम होता है, जनरली सॉफ्टवेयर नहीं होता, एक प्रोग्राम होता है जो सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होता है, और जब भी आप आपका सिस्टम एक्सेस करते हो तो जो कीज़ आप प्रेस कर रहे हैं, की लॉगर उसको रिकॉर्ड करता रहता है एक फाइल में, सेपरेट फाइल में, जो कि अटैकर के पास में है। उसके अंदर में इंफॉर्मेशन भेजता जाएगा, और आपकी जो भी की एंट्री आप करते जा रहे हैं वो अटैकर जो है वो इजीली रीड कर रहा है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज सॉफ्टवेयर की लॉगर एंड हार्डवेयर की लॉगर। दो तरीके के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर की लॉगर और हार्डवेयर की लॉगर। Software keyloggers are software programs installed on computer system which usually are located between the OS and the keyboard hardware, and every keystroke is recorded, जिसको कि आप OS और कीबोर्ड हार्डवेयर के बीच में लोकेट करते हैं, और हर की स्ट्रोक जो है उसको ये रिकॉर्ड करता रहता है। हार्डवेयर की लॉगर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर की लॉगर आर स्मॉल हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन द PCs and or to the keyboard and save every stroke into the file or in the memory of the hardware device। जनरली ATMs वगैरह पर जो आप देखते हैं तो उसमें ATM के ऊपर मशीन से होती हैं, उनके जो कीपैड्स होते हैं उनकी जगह पर एक हार्डवेयर डिवाइस लगा दिया जाता है। वो क्या करता है कि जो भी की प्रेस करी गई है उनको रिकॉर्ड करता रहता है अपने हार्डवेयर के मेमोरी के अंदर। और जब विक्टिम, जब भी जो अटैकर है जब वापस ATM पर जाता है और वो हार्डवेयर डिवाइस निकाल के ले आता है, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो इजीली फिर उसको एक्सेस कर पाता है। ये कीलॉगर जो होते हैं हार्डवेयर कीलॉगर, वो एकदम इंटीग्रेटेड पार्ट लगते हैं सिस्टम का। आप उसको
अलग नहीं कर पाते, मतलब ऐसा अलग से नहीं दिखता है कि वो कुछ अलग डिवाइस लगी हुई है, इजीली गैस नहीं कर सकते कि ये कोई हार्डवेयर की लॉगर लगा हुआ है। अब इनसे बचना है हमको, तो एंटी की लॉगर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंटी की लॉगर क्या होता है, एक ऐसा टूल होता है दैट कैन डिटेक्ट द की लॉगर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि आपको बताता है कि की लॉगर इंस्टॉल्ड है इस कंप्यूटर सिस्टम पर, और उसको रिमूव भी कर सकता है। Firewall cannot detect the installation of keylogger on the system, hence anti-keylogger can detect installation of the keylogger। हम सिंपल फायरवॉल की मदद अगर लेते हैं तो वो keylogger इंस्टॉल्ड ये नहीं बता पाएगा आपको, इसलिए हमको anti-keylogger की रिक्वायरमेंट रहती है। इसको रेगुलर अपडेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा टूल है ये। इट प्रिवेंट्स आईटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट जो उसको भी बचाता है ये। इट सिक्योर्स ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग चैट, जो आप ईमेल्स वगैरह भेज रहे हैं, किसी को कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेज रहे हैं या कोई मैसेजिंग कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो वो चैटिंग को भी सिक्योर रखता है। नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर सीक्रेटली इंस्टॉल ऑन द यूजर्स पर्सनल कंप्यूटर। एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के पर्सनल कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है। Spyware such as keylogger are installed by the owners of shared corporate or public computers on purpose to secretly monitor other users. जनरली स्पाईवेयर कीलॉगर्स जैसे होते हैं, और वो इंस्टॉल किया जाता है जो ऑनर होता है, शेयर कंप्यूटर जनरली इन पर होते हैं। जैसे हम साइबर कैफेज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर सिस्टम जो होता है हमारे वो शेयर्ड सिस्टम होते हैं, तो इसी जगह पर इजीली कीलॉगर्स या स्पाईवेयर्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वायरस एंड बॉम्ब्स। Computer virus is a program that can infect legitimate programs by modifying them to include a possibly evolved copy of itself। तो एक ऐसा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस जो कि लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ में ऐड होता है, और जब भी वो प्रोग्राम रन होता है तो ये अपनी खुद की कॉपीज बनाता जाता है और दूसरे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। ये कुछ टिपिकल एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, लाइक डिस्प्ले मैसेज टू प्रॉम्प्ट एन एक्शन which may set of the virus, delete files inside the system into which virus enters, scramble data on hard disk, cause erratic screen behaviors, halt the system, just replicate themselves to propagate further harm। ये कुछ बेसिक टिपिकल एक्शन है जो वायरस परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो फाइल्स को डिलीट करना, जिसमें कि आपके सिस्टम की सारी फाइल्स जो है वो वायरस डिलीट कर सकता है, आपके हार्ड डिस्क के डेटा को स्क्रैम्बल कर सकता है, और उससे भी ज़्यादा डेंजरस अगर हम बात करें तो सिस्टम को हॉल्ट की कंडीशन में ला सकता है। अब वायरस जो है इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है बूट सेक्टर वायरस, जो कि आपके बूट सेक्टर के अंदर डिसाइड करता है, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। सेकेंड इज प्रोग्राम वायरस, जो कि सिंपल वायरस जिसको हम बोलते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर अटैच होता है, जब यूज़र उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तो ये वायरस अपने एक्शंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज मल्टीपैराटाइड वायरस, जिसके अंदर में ये खुद की कॉपीज जो बन रही हैं उसमें अपडेशंस करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे अलग अलग सिस्टम के पार्ट्स जो है उनको अफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको। स्टिल्थ वायरस, ये भी एक टाइप का वायरस है जिसके अंदर में अपनी जो वायरस के डेफिनेशंस हैं उसको ये चेंज करता है। ऐसा ही पॉलीमॉर्फिक वायरस भी होता है, ये डेफिनेशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन के टाइप को भी, जो इसका एक्शंस है उसको भी चेंज करता है। मैक्रो वायरस जनरली हम एक्सेल फाइल्स वगैरह के साथ में इसको ऐड किया जाता है, और जो मैक्रोज होते हैं, जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो एग्जीक्यूट एक्सेल के अंदर में हम जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके साथ में इसको अटैच किया जाता है। जब भी वो एक्सेल फाइल एक्सेस होती है, यूज़ की जाती है, तो ये मैक्रो वायरस अपना काम परफॉर्म करता है। इसी की तरह मैक्रो वायरस की तरह एक्टिवएक्स और जावा कंट्रोल के साथ में भी इसको अटैच किया जाता है। दूसरा जो टूल यूज़ होता है वो होता है कंप्यूटर के बॉम्ब्स। कंप्यूटर बॉम्ब इज अ सेल्फ रेप्लिकेटेड malware computer program which use a computer network
to send copies of itself to other nodes, and it may do so without any user interventions. तो वायरस और वॉर्म्स के बीच में डिफरेंस मेनली ये है कि वायरस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो जिस भी प्रोग्राम के साथ में जुड़ा हुआ है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन कंप्यूटर वॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता। किसी भी तरीके का यूजर इंटरवेंशन के बगैर भी ये खुद को रिप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट जो अटैक परफॉर्म करने का टूल होता है वो होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम इन विच malicious और हार्मफुल कोड्स इज कंटेंट इनसाइड apparently harmless प्रोग्राम। एक हार्मलेस प्रोग्राम के अंदर में एक malicious कोड को ऐड कर दिया जाता है और जो यूज़र होता है उसको पता ही नहीं चलता कि जो प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है वो समझता है कि ये इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, बट उस प्रोग्राम के अंदर में एक malicious प्रोग्राम ऑलरेडी छुपा हुआ होता है। ट्रोजन कैन गेट इनटू द सिस्टम इन अ नंबर ऑफ वेज, कई तरीके से सिस्टम के अंदर आ सकता है। आपने कोई वेब ब्राउज़र का यूज़ किया है, वेब ब्राउज़र को वेबसाइट एक्सेस करी, वहाँ से आपके सिस्टम में ट्रोजन आ सकता है। कोई ईमेल्स के थ्रू आ सकता है, और कोई दूसरे सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किए हैं इंटरनेट से, उन सॉफ्टवेयर के साथ में बंडल होकर भी ट्रोजन आपके सिस्टम में आ सकता है। अनलाइक वायरस एंड वॉर्म्स, ट्रोजन डू नॉट रिप्लिकेट देमसेल्फ, ये रिप्लिकेट नहीं करते खुद को, बट इक्वली डिस्ट्रक्टिव। सरफेस पर अगर हम देखें तो ट्रोजन अपीयर्स हार्मलेस। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ट्रोजन आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि कोई हार्मलेस प्रोग्राम, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। मगर एक बार अगर उसने अपना इन्फेक्टेड कोड जो है इसको एग्जीक्यूट कर दिया और ट्रोजन किक इन हो गया तो कैन परफॉर्म मैलिशियस फंक्शंस टू हार्म द कंप्यूटर सिस्टम। यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर अटैक परफॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट टूल जो है वो है बैकडोर। A backdoor is a mean of access to a computer program that bypass security mechanism. बैकडोर जैसे हम सिंपल हम बात करें तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपने सिस्टम के अंदर अप्लाई किया हुआ है, तो आप उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को पता ना चलते उसको बाईपास करते हुए सिस्टम के अंदर अगर एंटर करना है तो आपको बैकडोर एंट्री रिक्वायर्ड होती है। जनरली इसको इनेबल किया जाता है बैकडोर्स को, ताकि सिस्टम को बाहर से ट्रबल शूट किया जा सके। An attacker often use backdoors that they detect or install themselves as a part of an exploit. जनरली इस बैकडोर का ही यूज़ करके अटैकर जो सिस्टम के अंदर अटैक्स परफॉर्म करते हैं। कुछ केसेस में worms is designed to take advantages of backdoors created by earlier attacks. कुछ पुराने अटैक्स जब अगर किसी सिस्टम को होता है वो बैकडोर का यूज़ करते हैं सिस्टम के अंदर आने के लिए, तो उनका यूज़ करके, उन बैकडोर्स का यूज़ करके worms जो है वो सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं। अब हम इससे किस तरीके से बचें, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रोजन हॉर्स एंड बैकडोर्स। तो इनसे बचने के लिए हमेशा सस्पेक्टेड वेबसाइट्स वगैरह जो है उनसे हम दूर रहें। अगर वेब आप सर्फिंग कर रहे हैं, वेब सर्फिंग कर रहे हैं तो कॉशियसली करें, ध्यान से करें कि आप किन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, किन चीज़ों को आपको एक्सेस करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, आप उस चीज़ का ध्यान रखें। और हमेशा एंटीवायरस या ट्रोजन रिमूवर सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल करके रखें। नेक्स्ट टूल इज स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी का मतलब ये होता है कि किसी मैसेज के एग्जिस्टेंस को हाइड करके रखना। मतलब कोई इमेज है उसके अंदर आपने कोई मैसेज को हाइड करके रख दिया, या कोई ऑडियो था जिसके अंदर में आपने मैसेज हाइड करके दे दिया, तो ये कहलाती है स्टेगनोग्राफी। तो जब भी कोई यूज़र होता है तो वो सिंपल उस मैसेज को देखता है या उस इमेज को देखता है, उसको नहीं पता होता कि इसके साथ में कुछ मैसेज भी इसके साथ में हिडन है। जो स्टेगनोग्राफी है ये ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर में स्टेगनो का मीनिंग होता है कवर्ड और ग्राफी का मीनिंग होता है टू राइट, विच मीन्स कंसील्ड राइटिंग। स्टेगनो एनालिसिस का यूज़ करके इस तरीके के अटैक्स को परफॉर्म किया जाता है। तो स्टेगनो एनालिसिस इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिटेक्टिंग मैसेजेस दैट आर हिडन इन द इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल्स यूजिंग स्टेगनोग्राफी। स्टेगनो एनालिसिस एक ऐसा आर्ट है या हम कह सकते हैं साइंस है जो कि डिटेक्ट करता है इस तरीके के मैसेजेस को जो कि इमेज, ऑडियो या वीडियो फाइल्स के अंदर में छुपे हुए होते हैं। ऑटोमेटेड टूल्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट सच स्टेगनोग्राफ्ड डेटा और इन्फॉर्मेशन हिडन इन द इमेजेस। इसके लिए कुछ टूल्स, ऑटोमेटेड टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक होता है डॉस या डीडॉस अटैक्स, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक।
ये जो है कंप्यूटर रिसोर्स जो है वो अनअवेलेबल करा देते हैं जो इंटेंडेड यूज़र है उनको। ये जब अटैक परफॉर्म होता है, जो इंटेंडेड यूज़र है उसको जो रिसोर्स मिलना चाहिए वो रिसोर्स उसको नहीं मिल पाता। द अटैकर इसके अंदर में क्या करता है कि जो बैंडविड्थ है विक्टिम के नेटवर्क की उसको फ्लड कर देता है बाय, या उसके हम कह लें कि उसका ईमेल जो है, ईमेल का इनबॉक्स जो उसको बहुत सारे मेल्स भेज के उसको फुल कर देते हैं। तो जो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे मैसेज जब आ रहे होते हैं तो एक क्यू जैसी बन जाती है और उसके मेल बॉक्स के अंदर, तो जो एक्चुअल मैसेजेस उसको मिलना है वो उसको नहीं मिल पाते, या बैंडविड्थ उसके नेटवर्क की बढ़ा यूज़ कर ली बहुत सारी, बहुत फ्लडिंग की हेल्प से बैंडविड्थ यूज़ कर ली, तो अब उस केस में जो एक्चुअल एक्सेस उसको मिलना चाहिए था, जो एक्चुअल बैंडविड्थ उसको यूज़र को मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती। इसका मेन गोल जो होता है डीडोस अटैक का, वो कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना नहीं होता, बल्कि इंटेंडेड यूज़र को एक्सेस ना मिले, ये उसका मेन एम होता है। इसके अंदर में नेटवर्क फ्लडिंग कर दी जाती है बहुत ट्रैफिक भेज के, या दो सिस्टम के बीच का जो कनेक्शन है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, या प्रिवेंट कर देते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सेसिंग अ सर्विस, या डिस्टर्ब सर्विस टू अ स्पेसिफिक सिस्टम और पर्सन। ये कुछ तरीके हैं जो डीडोस अटैक परफॉर्म करता है। डीडोस अटैक के अंदर में अटैकर में यूज योर कंप्यूटर टू अटैक अनदर कंप्यूटर। डीडोस अटैक के अंदर में यूजर जो है वो आपके कंप्यूटर का यूज कर सकता, जो अटैकर है वो आपके कंप्यूटर का यूज करके किसी थर्ड पर्सन के कंप्यूटर को के ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकता है। ये क्या करते हैं कि आपके जो सिस्टम है, यूजर का सिस्टम है, उसकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सेस करता है, उसके वीकनेसेस फाइंड आउट करता है और उस सिस्टम का कंट्रोल गेन कर लेता है। एक बार उसके हाथ में जब कंट्रोल आ गया तो उसका यूज़ करके, उन कंट्रोल्स का यूज़ करके फिर दूसरे सिस्टम पर डीडोस अटैक परफॉर्म कर सकता है। और आपके सिस्टम से हो सकता है बहुत सारे ईमेल्स भेजे किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर, या वेबसाइट पर बहुत सारे स्पैम मेल्स भेजें। और अगर हम डीडोस अटैक की बात करें तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस वेयर द लार्ज नंबर ऑफ ज़ॉम्बी सिस्टम्स आर सिंक्रोनाइज्ड। बहुत सारे ज़ॉम्बी सिस्टम जो है डीडोस अटैक के अंदर में सिंक्रोनाइज होते हैं और एक साथ एक पर्टिकुलर सिस्टम पर बहुत सारे मैसेजेस भेजना या फ्लडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर में जो ज़ॉम्बी सिस्टम है वो सिस्टम कहलाता है सेकेंडरी विक्टिम, और जिसके ऊपर मैसेज की फ्लडिंग की जा रही है वो कहलाता है प्राइमरी विक्टिम। और सिस्टम में ऑल्सो भी compromised with trojans allowing the attackers to download a zombie agent। जिस जो सेकेंडरी विक्टिम है उसके ऊपर कोई ट्रोजन वगैरह भेज के उसको जॉम्बी एजेंट बनाया जाता है। अब डीडोस अटैक को प्रिवेंट कैसे करें, डॉस या डीडोस अटैक से किस तरीके से बचा जा सकता है। फर्स्ट, राउटर्स पर हम फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट कर दें ताकि कोई अगर ट्रोजन वगैरह आ रहा है तो वहीं पर डिटेक्ट हो जाए। और इस तरीके के आप फिल्टर्स अगर आपके सिस्टम पर अवेलेबल है तो वहाँ पर हम टीसीपी सिंक फ्लडिंग जो होती है उसके लिए पैचेस इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसेबल एनी अनयूज्ड और इन एसेंशियल नेटवर्क सर्विसेज, जो कि अनयूज और ज़्यादा ज़रूरी नेटवर्क सर्विसेज नहीं है उनको हम डिसेबल कर दें। ऑब्जर्व योर सिस्टम्स परफॉर्मेंस एंड एस्टेब्लिश बेसलाइंस फॉर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। routinely examine your physical securities with regards to your current needs। आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको रूटीनली आप एग्जामिन करें। ट्रिप वायर का यूज़ करें या उससे सिमिलर टूल्स का यूज़ करें जिससे कि अगर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आपको पता चल सके। इन्वेस्ट इन एंड मेंटेन हॉटस्पॉट्स, मतलब आप एक एक्स्ट्रा सिस्टम में एक्स्ट्रा नोड बना के रखें कि अगर किसी नोड पर अटैक परफॉर्म होता है और वो डाउन होता है तो आप तुरंत हॉटस्पॉट सिस्टम जो है उससे उसको रिप्लेस कर सकें। इन्वेस्ट इन रिडंडेंट एंड फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। establish and maintain regular backup schedules and policies। कंटिन्यूसली आप बैकअप शेड्यूल और पॉलिसीज़ को मेंटेन करें और इस्टेब्लिश करें। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अप्रोप्रिएट पासवर्ड पॉलिसीज़, स्पेशली एक्सेस टू हाई प्रिविलेज्ड अकाउंट्स, जैसे कि आपका रूट अकाउंट्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स होते हैं उन पर आप पासवर्ड पॉलिसीज़ क्रिएट करें। नेक्स्ट अटैक करने का तरीका होता है स्पेल इंजेक्शन। तो स्पेल इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन technique that exploits security vulnerabilities occurs in the database layer of an application।
The vulnerability is present when user inputs is either filtered incorrectly for string literal escape, or user input is not strongly typed and thereby unexpectable executed. दो तरीके से वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं, या तो प्रॉपर फिल्टरिंग आप नहीं लगा रहे, जो यूज़र इनपुट दिया जा रहा है एसक्यूएल के अंदर में उसमें अगर प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं लगी हुई है तो वहाँ पर वल्नरेबिलिटी है। प्रॉपर फिल्टरिंग का यूज़ करके अटैकर कोई एसक्यूएल कमांड चला सकता है, एसक्यूएल की क्यूरीज चला सकता है, या फिर जो यूज़र इनपुट है वो अगर स्ट्रांगली टाइप नहीं है उस केस में भी एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। अटैकर जनरली एसक्यूएल सर्वर जो है उनको टारगेट करते हैं, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ऐसे एसक्यूएल सर्वर्स को अटैकर जनरली टारगेट करते हैं। ड्यूरिंग एन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, मैलिशियस कोड इज इंसर्टेड इनटू अ वेब फॉर्म फील्ड। एक वेब फॉर्म क्रिएट किया जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन में, जिसमें कि एक फील्ड के अंदर में किसी एक फील्ड के अंदर में कोई मैलिशियस कोड जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो जब यूज़र उस फॉर्म को एक्सेस करता है और उस फील्ड में वैल्यूज़ डालता है तो ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन है वो अटैकर तक पहुंच जाती है और अटैकर को सर्वर की जो एक्सेस है वो मिल जाती है। इसका एक टाइप होता है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन इज यूज्ड व्हेन अ वेब एप्लीकेशन इज वल्नरेबल टू एन एसक्यूएल इंजेक्शन बट द रिजल्ट ऑफ द इंजेक्शंस आर नॉट विजिबल टू द अटैकर। मतलब वल्नरेबल तो है, आपकी सिस्टम जो है वो वेब एप्लीकेशन जो है वो वल्नरेबल तो है, बट उसका जो रिजल्ट है वो अटैकर्स को विजिबल नहीं हो पाता। The page with vulnerability may not be the one that displays data. However, it is displayed differently depending on the result of a logical statement injected into the legitimate SQL statement. Usual SQL injection यूज कर SQL के इंजेक्शन यूज करके अटैकर्स क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे मेन obtaining some basic information if the purpose of attack is recurrence। अगर रिकरेंस परफॉर्म कर रहा है कोई अटैकर, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब अटैकर जो एसक्यूएल इंजेक्शन से पता कर लेता है। He or she may gain access to the database by obtaining username and their passwords। यूजरनेम और पासवर्ड अगर एसक्यूएल इंजेक्शन से उसको मिल जाते हैं तो वो डेटाबेस को पर एक्सेस को गेन कर सकता है। उसके बाद में डेटाबेस के अंदर में मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ऐड करना कोई नया डेटाबेस, वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा कैसे जाए? तो एसक्यूएल इंजेक्शन ऑकर होने का मेन कारण होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी वेबसाइट का या कोड का वो प्रॉपर नहीं हुआ है, बहुत पुअर है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनपुट पर वैलिडेशंस आप लगाएं। जो इनपुट यूज़र डाल रहा है उसके अंदर में वैलिडेशंस लगाएं ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन की कोई क्वेरी वहाँ पर रन ना हो सके। मॉडिफाई करें, एरर रिपोर्ट्स जो आ रही है उनको मॉडिफाई करें। उसके अलावा कुछ और प्रिवेंशंस भी होते हैं जो कि हम ले सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट सिस्टम अकाउंट जो होता है एसक्यूएल सर्वर 2000 का, उसको कभी भी यूज़ ना करें। डिफ़ॉल्ट सिस्टम के केस में ये होता है कि बहुत इजीली उस पासवर्ड वगैरह उसके पता चल जाता है। जो डेटाबेस सर्वर है और जो आपका वेब सर्वर है उन दोनों को अलग अलग रखें, अलग अलग मशीन्स पर इसको इंस्टॉल करें ताकि एक मशीन आपकी अगर वल्नरेबल होती है तो दूसरे पार्ट पर उसका इफेक्ट ना पड़ सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक होता है बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो occurs when a program or a process tries to store more data in buffer than it is intended to hold। बफर की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता है अगर कोई प्रोग्राम, तो उससे बफर ओवरफ्लो ऑकर होता है। As buffers are created to contain a finite amount of data, the extra information can overflow into adjacent buffers, corrupting or overwriting the valid data held in them। सिंपल सी बात है, अगर हमारा जो बफर है वो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है वो उस बफर को ओवरफ्लो कर देती है और उससे क्या होता है कि जो उसके पास के दूसरे बफर्स होते हैं उनमें वो डेटा फीड इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो वैलिड इंफॉर्मेशन जो दूसरे बफर होल्ड करके रखे हैं वो करप्ट होना स्टार्ट होती है। Although it may occur accidentally through programming errors, buffer overflow is an increasingly common type of security attack on data integrity।
अब टाइप ऑफ बफर ओवरफ्लो क्या क्या होता है? तो बफर ओवरफ्लो के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो। Stack buffer overflow occurs when a program writes to a memory address on the program's call stack. प्रोग्राम का जो कॉल स्टैक है उसकी मेमोरी को ही अगर ओवरफ्लो कर देता है, यूजुअली अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ बफर यहाँ पर यूज किया जाता है, उसको फिर कॉल स्टैक को ही ओवरफ्लो कर देता है। द अटैकर may exploit stack based buffer overflow to manipulate the program in various ways by overwriting it. दूसरा टाइप ऑफ बफर ओवरफ्लो होता है हीप बफर ओवरफ्लो। It occurs in the heap data areas when an application copies more data into a buffer than the buffer was designed to contain. जो कि हमने बेसिक अभी देखा है इससे पहले भी कि बफर जितनी कैपेसिटी स्टोर कर सकता है उससे ज़्यादा डेटा उसके अंदर में फीड करने की कोशिश की जाती है। अब बफर ओवरफ्लो को किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं? तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ सिक्योर कोड मैनुअली, जो हमारे सिक्योरिटी कोड्स है उसको हम मैनुअली असेस करें। स्टैक एग्जीक्यूशंस को डिसेबल करके जो कंपाइलिंग टूल्स हैं उनको हम प्रॉपर डिज़ाइन करें ताकि वो बफर ओवरफ्लो के केस में प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकें। डायनेमिक रन टाइम चेक्स लगाएं एंड वेरियस टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बफर ओवरफ्लो को डिटेक्ट कर सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं। अब वायरलेस नेटवर्क पर अटैक्स जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? तो जो हम जानते हैं कि जब जो लोग हैं जो ट्रैवल वगैरह करते हैं उस समय भी उनको वर्क होते ही। तो अब एम्प्लॉय जो है आज के सिनेरियो में कोई भी ऑफिस लोकेशन से बंधा हुआ नहीं है, वो घर से भी काम कर सकता है। तो कुछ मोबाइल डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल वर्कर्स होते हैं। फर्स्ट होता है थेटर्ड और रिमोट वर्कर, और दूसरा होता है रोमिंग यूजर्स। रिमोट वर्कर मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं और है, आप कहीं और बैठ के उसका काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं। और दूसरा होता है रोमिंग यूजर्स जो कि कंटिन्यूसली रोमिंग करते रहते हैं और वहाँ से फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिर काम कर रहे होते हैं या कंपनी के काम कर रहे होते हैं। The wireless network extend the range of traditional wired network by using radio waves to transmit data to wirelessly enabled devices such as laptops and PDAs. Wireless networks are generally composed of two basic elements. Two basic elements होते हैं, एक होता है एक्सेस पॉइंट जिसके थ्रू आपकी वायरलेस डिवाइस कनेक्टेड है, और दूसरा होता है अदर वायरलेसली इनेबल्ड डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, रेडियो, ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, बहुत सारी जो हमारी वायरलेस डिवाइसेस हैं वो इन दो बेसिक एलिमेंट से मिलकर हम वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अब इन पर जो टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है जो कि वायरलेस नेटवर्क पर अटैक परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। पेनिट्रेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस इज टर्म्ड एज वायरलेस क्रैकिंग, इसको बोलते हैं वायरलेस क्रैकिंग। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो हाई लेवल टेक्नोलॉजी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं वायरलेस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। इसके अंदर में स्निफिंग, स्पूफिंग, टॉस, मैन इन द मिडिल अटैक और इंक्रिप्शन क्रैकिंग, ये कुछ टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं वायरलेस नेटवर्क। इसमें मेनली थेफ्ट ऑफ इंटरनेट आवर्स एंड वाईफाई बेस्ड फ्रॉड्स एंड मिसयूजेस। मेनली जो वायरलेस नेटवर्क पर अटैक किए जाते हैं वो इंटरनेट आवर्स की चोरी करने के लिए या वाईफाई बेस्ड जो फ्रॉड्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो होम यूज़र्स होते हैं अपने वाईफाई नेटवर्क उनके अगर प्रॉपरली सिक्योर नहीं है तो वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं। जो अटैकर है उनके वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करके अपनी सर्विंग परफॉर्म कर सकता है, जिससे ये होता है कि उनका इंटरनेट आवर जो है, यूज़र का इंटरनेट आवर जो है वो कम हो जाता है। और मान लीजिए अगर वो कोई मैलिशियस वेब पेज पर विजिट करता है तो सारा कुछ जो ब्लेम है वो विक्टिम पर आ सकता है। As the network becomes stronger and more prevalent, more of the signals are available outside the home for the subscriber, spilling over into neighbor's apartment, hallways, and the street. Be careful with use of WAPs when you are using WAP to gain access to the computer on a network. Be aware of local laws where you are doing it because things can become
dangerous from security and privacy as well as legal perspectives. अब किस तरीके से हम वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं? सबसे पहला, चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है किसी इक्विपमेंट की, कंपोनेंट की जो वायरलेस नेटवर्क में कनेक्टेड है, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करें। WPA या WEP इंक्रिप्शंस को इनेबल करें। SSIDs जो हैं, डिफ़ॉल्ट SSIDs जो हैं उनको चेंज करें। मैक एड्रेस फ़िल्टरिंग जो होती है उसको इनेबल करें। रिमोट लॉगिन्स अगर आपने इनेबल कर रखे हैं तो वो आप डिसेबल कर सकते हैं। SSID ब्रॉडकास्ट, जो सिक्योर सॉकेट आईडीज होती है ब्रॉडकास्ट, उनको डिसेबल करें, उनके ब्रॉडकास्ट को डिसेबल करें। डिसेबल द फीचर दैट आर नॉट यूज्ड इन APs। अवॉइड प्रोवाइडिंग द नेटवर्क अ नेम विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। आपके नेटवर्क को ऐसा नाम ना दे जो कि इजीली आइडेंटिफाई हो सके। कनेक्ट ओनली टू सिक्योर्ड वायर नेटवर्क। नेटवर्क आपकी डिवाइस जो है वो जब भी आप अदर देन आपके नेटवर्क से कनेक्ट करते हो तो सिक्योर वायरलेस नेटवर्क से ही कनेक्ट करें। अपग्रेड राउटर्स फर्मवेयर पीरियडिकली। जो आपका राउटर है उसका जो फर्मवेयर है उसको पीरियडिकली आप अपडेट भी करें। तो दीज आर ऑल द टूल्स विच कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म एन अटैक। और जो अटैकर इन टूल्स का की मदद से सिस्टम्स पर अटैक परफॉर्म करता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो चीज़ हमने कवर की हैं वो समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।